हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो सभी लोग आ जाइए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नया सब्जेक्ट दैट इज़ पावर सिस्टम 2। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पावर सिस्टम 2 हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग फुल सिलेबस इसका कवर करेंगे और ये सब्जेक्ट आपका बीटेक थर्ड ईयर में आपका इवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जैसा कि आपको पता होगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ से बेसिकली जो हम लोग कवर करेंगे तो यूनिट वाइज फर्स्ट यूनिट और सेकंड, और इसी तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे। और यहाँ से अगर हम आपको कहें तो जो सब्जेक्ट है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और यहाँ से आपको क्या है, आपको इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से कवर कराएंगे जिससे कि आपका क्या हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा या आपका जो यूपीटीयू का एग्ज़ाम है उसके लिए, या यूपीटीयू कहें या हम कहें एकीटीयू का जो एग्ज़ाम है वो हमारा क्या होगा, उसके लिए कवर कराएंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। हम आपको नोट्स बनवाते चलेंगे। तो आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना है, क्योंकि नोट्स जब आप बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आसान हो जाएगा इस सब्जेक्ट को। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी बाद में, क्योंकि एक बार समझ लेंगे लेकिन आपको नोट्स भी ज़रूरी होगा। तो इसलिए हम आपको नोट्स भी साथ साथ बनवाते जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए फिर हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सिलेबस आप लोगों ने, सभी लोगों ने देख लिया होगा। तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या है और क्या क्या हमको पढ़ना है इसमें। क्योंकि जब आपको सिलेबस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होगा तभी हम उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें पावर सिस्टम 2 में, तो ये हमारा क्या है, पावर सिस्टम 2 का सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली जो यूनिट है हम पढ़ने वाले हैं, फॉल्ट एनालिसिस। क्या है, फॉल्ट एनालिसिस की है। ठीक है, तो फॉल्ट एनालिसिस में आप लोग क्या देखेंगे, फॉल्ट एनालिसिस में जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है, वन लाइन डायग्राम होता है, इम्पीडेंस डायग्राम होता है, रिएक्टेंस डायग्राम होता है, पर यूनिट सिस्टम्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा सिस्टम पढ़ते हैं, कौन कौन सी फॉल्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट तो आपकी ये क्या है, फॉल्ट सिस्टम की है। दूसरी यूनिट जो आप पढ़ोगे, लोड फ्लो एनालिसिस। लोड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो लोड फ्लो एनालिसिस को कवर करेंगे। और इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करते रहिएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैक्सिमम लोग जो है सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, अगर आप लोग अच्छे से देखते रहेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब फॉल्ट हो गया, फॉल्ट एनालिसिस पहली हमारी जो यूनिट है। दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ते हैं लोड फ्लो एनालिसिस। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा जो पावर है उसका किस तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, उसमें हमारे कौन कौन सी बसें होती हैं, बस का फॉर्मेशंस होता है, जेड बस होती है, वाई बस होती है। ठीक है, इसमें न्यूटन रैप्सन मेथड्स का भी यूज किया जाता है, तो वो होता है दूसरी यूनिट में। ठीक, और यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड आप लोग पढ़ोगे जो ट्रेवलिंग वेव्स होती हैं। क्या, ट्रेवलिंग वेव्स। तो ट्रेवलिंग वेव्स हमारी क्या क्या होती हैं, ट्रेवलिंग वेव क्या होती है, और हमारी ट्रांसमिशन लाइन में किस तरीके ट्रेवलिंग वेव ट्रेवल करती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, और लाइन टर्मिनेटेड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक, थर्ड यूनिट तो ये होगी आपकी। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ते हो जो कि आपकी स्टेबिलिटी वाला पार्ट है, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी और पावर सिस्टम कह सकते हैं, या स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। तो ये यूनिट आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ही आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो लोड फ्लो पहले, तो फॉल्ट एनालिसिस ये, और स्टेबिलिटी, ये आपको दो बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया चौथी। पांचवी यूनिट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारी
इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, यानी कि जो पावर सिस्टम का प्रोटेक्शंस हैं, जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते थे स्विच गियर पहले, तो वो चीज़ हम लोग अब क्या होता है 5वीं यूनिट में पढ़ेंगे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में। जैसे इसमें अब देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी रिले होती हैं स्विच गियर में, आपको बताना होता है कि कौन कौन सा हमारे सर्किट ब्रेकर्स यूज किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है हमारी प्रोटेक्शन सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो बेसिकली ये हमारी क्या है 4 यूनिट है, सॉरी 5 यूनिट है। इन पाँचों यूनिट को हम कवर करेंगे और सिलेबस को आपको जिस तरीके से हम आपको बोर्ड पे वहाँ पे कॉलेज में कराते हैं, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ आपको कोशिश कराएंगे कि अच्छे से कवर कराएं, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करें तो हम पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या हमको पढ़ना है। सिलेबस एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे सिलेबस केवल यूनिट डिस्कस किया है और सिलेबस को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, तो आप एक बार सभी लोग सिलेबस को ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए फिर अब जैसे कि अब हमने ये बता दिया, अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हैं। अगर उस बेसिक्स को अगर हमको पता होगा तो कहीं ना कहीं हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी जागेगा और उस सब्जेक्ट को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिक की बात करें तो बेसिक का मतलब क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस 3 फेज सिस्टम क्या होता है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा पावर सिस्टम होता है और ये पावर सिस्टम हमारा कैसा होता है बैलेंस पावर सिस्टम होता है, जैसे हम कहते हैं, ठीक है, बैलेंस पावर सिस्टम। तो बैलेंस पावर सिस्टम होता क्या है, पहले ये इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक बेसिक है, इस बेसिक को अगर समझ लिया तो आपको ये समझ में और सब्जेक्ट अच्छे से आ जाएगा। तो जैसे मान लिया बैलेंस पावर सिस्टम आपसे कहा जाए तो बैलेंस पावर सिस्टम का मतलब क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो 3 फेज पावर सिस्टम है, क्या है 3 फेज पावर सिस्टम है। अब 3 फेज पावर सिस्टम कब हमारा बैलेंस कहलाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन अगर आपको पता है, ठीक है, तो बैलेंस पावर सिस्टम की कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि हमारा सिस्टम वो या पावर सिस्टम कैसा है बैलेंस है। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, तो वो कंडीशन ये होती हैं, कंडीशन आप चेक करेंगे बैलेंस पावर सिस्टम की क्या है। पहली तो कंडीशन ये है अगर हमारा पावर सिस्टम बैलेंस है, अगर 3 फेज बैलेंस है, तो 3 फेज बैलेंस के लिए एक तो हमारी कंडीशन क्या होगी कि जो भी हमारा फेजेस हो 3 फेज होंगे, वो 3 फेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड कैसा होगा इक्वल होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फेज, ईच फेज इज इक्वल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल कह सकते हैं या हम कह सकते हैं सेम होगा, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन, अब जैसे अभी डिटेल में समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो दूसरा क्या है कि हमारा जो भी फेज होता है उस फेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि फेज का डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, फेज डिस्प्लेसमेंट इज 120 डिग्री, ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री होना चाहिए। अब इस दो कंडीशन अब अगर आपको पता है तो इस दोनों कंडीशंस को चेक करके आप बता सकते हैं कि हमारा पावर सिस्टम बैलेंस है या अनबैलेंस है। अब फेज की बात करें तो फेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे पॉलीफेज की बात करें, अगर हम पॉलीफेज की बात करें तो पॉलीफेज सिस्टम में अगर फेज डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं तो पॉलीफेज के लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे थीटा इक्वल टू 360 अपॉन एन, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एन है, एन क्या होती है हमारी, तो वो होता है हमारा नंबर ऑफ फेजेस, ये नंबर ऑफ फेजेस। और ये जो आपका नंबर ऑफ फेजेस होता है तो बेसिकली अगर मान लिया हमने कहा कि 2 फेज के लिए एन इक्वल टू अगर 2 रख दें तो इसका मतलब क्या है 2 फेजेस हैं, तो 2 फेज के लिए ये कंडीशन हमारी वैलिड नहीं होगी, यानी कि 360 बाई एन। अगर आप 360 बाई एन करेंगे 2 करेंगे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा।
और 180 डिग्री हम आप फेज का डिस्प्लेसमेंट कर ही नहीं सकते, है ना, दो वाइंडिंग को। तो इस केस में हमारा ये इसके लिए टू फेज के लिए तो वैलिड नहीं होगा। बट टू फेज के लिए अब आपको फेज डिस्प्लेसमेंट होता कितना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे टू फेज के लिए आपका फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो टू फेज के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है वाइंडिंग का वो क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है। मान लिया क्या है, एक फेज हमारा क्या है, वी ए है ये, और ये एक फेज बी बी है, ठीक है। इसको बी ए डाल दीजिए और इसके बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो टू फेज सिस्टम का हमारा जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है फेज का वो कितना होता है, 90 डिग्री, ये आप याद रखेंगे। और अगर आप थ्री फेज की बात करें, ठीक है, तो थ्री फेज के लिए आप क्या करोगे, 360 अपॉन 3 यानी कि कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 120 डिग्री। तो अब अगर तीन फेज हैं तो तीन फेज हम किस तरीके से बनाएंगे, तो जैसे हमने क्या किया, पहले हम बना लेते हैं कि ये एक हमारा फेज है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, एक फेज है जो इसका वोल्टेज है ये मान लेते हैं, और एक फेज हमारा क्या है, ये है बी फेज है जिसके वोल्टेज कितना है ईवी, और एक फेज हमारा क्या है इस तरीके से ईसी, ठीक है। यानी कि फेज सी में हमारा वोल्टेज का इंडिकेशन हमने दिखा दिया। अब यहाँ से आप देखिए तो एंगल हमारा कितना है, 120 डिग्री, इसका भी एंगल कितना है, 120 डिग्री, और इसका भी एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो थ्री फेज के लिए हमारा जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होता है, 120 डिग्री, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और याद रखना, जैसे जो फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री है, अब इसमें हम लोग फेज सीक्वेंस भी देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फेज सीक्वेंस की, तो फेज सीक्वेंस क्या होता है, तो हमेशा थ्री फेज सिस्टम के लिए जो फेज सीक्वेंस होगा वो हमारा दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, तो वो होता है हमारा कौन सा, अगर आपने क्या किया, दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा, एक तो हम मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और एक क्या है ए सी बी, ठीक है। यानी कि एक तो आप किस तरीके से देख सकते हो, एक तो आप क्या कहें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करके देख लो। अगर आप यहाँ पे मान लिया खड़े हो, ठीक है, ऐसे खड़े हैं, तो यहाँ से अगर आप क्या करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो ये क्या है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये इस तरीके से मूव करेंगे, बताइए। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ए, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, आएगा कि नहीं। तो इस केस में हम कह सकते हैं फेज का सीक्वेंस हमारा क्या है, ए बी सी है। एक तो आपका तरीका क्या है, एक हम कह सकते हैं कि जो फेज का मान लिया इस तरीके से हम बना लें, ई ए, और ये हमारा क्या है ई सी, और ये ई बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेज सीक्वेंस हमारा क्या कहलाएगा, ए सी बी। देखिए यहाँ से आप ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आप अगर क्या करें इस तरीके से मूव करते हैं, जैसे यहाँ से ए सी बी, ठीक है, इस तरीके से। तो फेज सीक्वेंस हमारा कैसा हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, एक तो ए सी बी और एक ए बी सी। तो दो टाइप का फेज सीक्वेंस होता है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अब बात करते हैं जो फेज सीक्वेंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो फेज सीक्वेंस की बात करेंगे, दो टाइप का फेज सीक्वेंस हमारा थ्री फेज सिस्टम में पॉसिबल होता है। अब ये फेज सीक्वेंस बेसिकली जो रिवर्स होता है, जो हम कह सकते हैं अगर इसके फेज सीक्वेंस को चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अगर हम थ्योरेटिकली कहें आपसे, तो थ्योरेटिकली हमको क्या करना पड़ेगा, मशीन का जो रोटर है, जो रोटर का डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा फेज का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो फेज सीक्वेंस है वो हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, उसके एक्साइटेशन से। और इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर हमको फेज का सीक्वेंस चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फेज के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए हमको किसी भी मशीन के थ्री फेज सिस्टम की मशीन के कोई दो टर्मिनल अगर हम चेंज कर दें या रिवर्स कर दें तो उस केस में हम उस सिस्टम का फेज के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये बात आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें कि हमारा जो फेज सीक्वेंस है, सभी जितनी भी मशीन हमारी पावर सिस्टम में जो मशीन यूज होती हैं 3 फेज सिस्टम में, तो उनका फेज सीक्वेंस हमेशा याद रखना कैसा होता है, सबका सेम रहता है। क्या? सबका फेज सीक्वेंस सेम रहता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिए फेज सीक्वेंस के केस में। कौन कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो फेज सीक्वेंस होता है हमारा, वो 2 टाइप का होगा। या तो फेज सीक्वेंस इज पॉसिबल, ऐसे लिख सकते हैं, ओनली पॉसिबल, ओनली 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है? ABC, AB, ठीक है। यही 2 टाइप का हमारा पॉसिबल होगी। दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर हमको फेज सीक्वेंस चेंज करना है, लिख लीजिए, अगर लिखना चाहें तो हम बोल दे रहे हैं आपको, ठीक है। क्या लिखेंगे? फेज सीक्वेंस कैन बी थ्योरेटिकली बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन। क्या है? फेज सीक्वेंस कैन बी theoretically reverse by reversing the direction of rotor but practically is not। तो चलिए हम पॉइंट आपको बोल के लिखा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए सभी लोग। फेज सीक्वेंस कैन नॉट बी रिवर्स बाई फेज सीक्वेंस कैन नॉट बी रिवर्स बाई रिवर्सिंग द एक्साइटेशन। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, practically phase sequence can be reversed by reversing any two terminal of machine, अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। फोर्थ वाला हमने क्या बताया? अगर आपको फेज सीक्वेंस रिवर्स करना है तो इसको रिवर्स करने के लिए, जैसे हमने मान लिया एक हमारी क्या है, एक हमारा मशीन है, ये मान लेते हैं, ठीक है। 3 फेज मशीन है, ये हमारी क्या है, एक 3 फेज मशीन है मान लेते हैं। तो इसमें एक फेज हमारा ए है, ये फेज बी और फेज सी, ठीक है। ये हमने मान लिया। ये हमारा क्या है, कनेक्शन इस तरीके से ऐसे। और ये हमारा क्या है, कोई ग्रिड है, तो ग्रिड से हमारा कनेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से 3 फेज आएंगे इसमें, 1 2 3। तो ये हमारा मान लेते हैं आर है, वाई है और ये वी है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके टर्मिनल क्या है हमारे, आर बी और वाई, ठीक है, आर बी वाई। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आर से आर, वाई से वाई और बी से बी कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, मशीन के 2 टर्मिनल को चेंज कर देंगे। जैसे आपने एक इसको कनेक्ट किया, अब बचे 2। अगर हमारा सीक्वेंस क्या है, ए बी सी है, ठीक है। जैसे हमने कहा आर बी वाई है, मान लिया आर बी वाई है, तो आर बी वाई में क्या करोगे, बी से बी कनेक्ट और वाई से वाई कनेक्ट। तो ये कौन सा फेज हो गया हमारा, आर बी वाई, या हम कह सकते हैं इसको, अगर ए बी सी नाम देंगे तो ए बी सी हो जाएगा। अगर हमने क्या कहा कि अगर फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो कोई 3 टर्मिनल में से, या 3 कोई टर्मिनल में से आप कोई 2 टर्मिनल को इंटरचेंज करोगे। जैसे अगर आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो फेज सीक्वेंस की बात करें, मान लिया, तो यहाँ से अगर आपको फेज सीक्वेंस चेंज करना है तो क्या करेंगे,
तो इस टर्मिनल को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, कैसे? इसको हम क्या कर देते हैं, इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फेज सीक्वेंस हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा सीक्वेंस? तो अब हो जाएगा आर बाई बी। क्या हो जाएगा? आर बाई बी। ठीक है, तो इस तरीके से फेज सीक्वेंस चेंज हम लोग किसी दो टर्मिनल के, मशीन के किसी दो टर्मिनल का आप चेंज कर दो तो हमारा फेज सीक्वेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये हो गया। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए। इन पावर सिस्टम all the machine operates in same phase sequence. In a power system, all the machine operate in same sequence and it is sequence of power system. और ये क्या हमारा कहलाता है? पावर सिस्टम का सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब बात करते हैं कि जो हमारा बैलेंस थ्री फेज सिस्टम है उसके फायदे क्या होते हैं, क्यों हम लोग बैलेंस थ्री फेज पावर सिस्टम को यूज करते हैं। मान लिया थ्री फेज जो हमारा है बैलेंस्ड है, तो बैलेंस की बात करें, बैलेंस पावर सिस्टम। अब बैलेंस पावर सिस्टम में हमने क्या बताया कि हमारा क्या है, जो मैग्नीट्यूड होगा तीनों फेज में, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम रहेगा इन ईच फेज। और फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा। फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा। और वो कितना होता है थ्री फेज में? तो वो 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसका बैलेंस थ्री फेज सिस्टम का एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारा सिस्टम बैलेंस है तो बैलेंस के केस में इसका एनालिसिस करना आसान हो जाता है। आसान कैसे हो जाता है? जैसे अगर आपको किसी सिस्टम का अगर आपको वोल्टेज पता है या इम्पीडेंस पता है, तो वहाँ से अगर एक फेज का पता है तो आप दूसरे फेज और तीसरे फेज का भी आप तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको एग्जाम्पल बता देते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लिया कि हमारा कोई एक वोल्टेज है, एक न्यूट्रल वोल्टेज है। ठीक है, एक फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज है, मान लिया 10 वोल्ट और एंगल है 0 डिग्री। और यहाँ से इसका इम्पीडेंस जो मान लेते हैं वो हमारा क्या है फेज का, वो 30 डिग्री है टू एंगल 30 डिग्री। और आपसे कहा जाए कि फेज करंट, आपको करंट हमको बतानी है IA, तो आप सिंपली क्या करेंगे? आप सिंपली करेंगे कि हम वोल्टेज और इम्पीडेंस को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा करंट अपॉन एंगल 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एंगल क्या आ जाएगा? -30। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई हमने क्या निकाल लिया? 5 -30। ठीक, अब आपसे ये कहा जाए कि आपको क्या निकालना है कि IB बताइए और IC ये क्या होंगे। तो आपको सिंपली इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है IB IC निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, हमको पता है कि हमारा बैलेंस पावर सिस्टम है, तो बैलेंस पावर सिस्टम के लिए मैग्नीट्यूड हमारा कैसा होगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और जब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो हम कैसे कह सकते हैं, तो IB हमारा क्या निकलेगा? IB हमारा क्या हो जाएगा? 5। और एंगल कितना होगा? एंगल हमारा क्या होता है? 120 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, अब जैसे हमने मान लिया कि जो हमारा एंगल होगा, ऐसे हमने मान लिया, अगर हम सपोज करो यहाँ पे 0 एंगल होता तो IB हम कैसे निकालते? 5 और एंगल माइनस के 120। ठीक है, और IC निकालते तो IC हमारा क्या हो जाता है? IC हमारा क्या हो जाता है? ऐसे हम कह सकते हैं 5 और माइनस के 240 डिग्री, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 और प्लस के 120 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से तो हम देखो ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या मैग्नीट्यूड सेम है, फेज डिस्प्लेसमेंट 120, तो यहाँ पे भी 120 डिग्री, या हम कह सकते हैं प्लस में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस थ्री फेज पावर सिस्टम है, तो हमारा जो एनालिसिस होता है वो पर फेजेस के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पर फेज का मतलब क्या है? पर फेज का मतलब होता है कि हम लोग एक फेज का अगर हमने निकाल लिया
पर फेज का मतलब हमने एक फेज का हमने एनालिसिस कर लिया, वोल्टेज हो, करंट हो, इम्पीडेंस हो, कुछ भी हो, तो उस केस में हम जो अदर फेज दो बचे हैं उनका भी हम तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के। तो अब मान लिया हमारा फेज ए का हमने क्या किया, ये हमारा है। अब इसमें हम आई बी निकालना है, तो आई बी क्या हो जाएगा, -30, और माइनस के एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बताइए होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आई बी क्या निकल के आ जाएगा, 5, और एंगल कितना हो जाएगा, माइनस के 150। ठीक, ऐसे ही अगर आई सी निकालना हो तो आई सी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम, और ये तो ये है, तो -30 और प्लस के, यहाँ पे प्लस के 120 डिग्री करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस के कर सकते हैं या हम माइनस के 240 कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों से आपसे देख सकते हो। तो यहाँ से आप जब करोगे तो यहाँ से ये आई सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, और एंगल डिग्री। ठीक है, बैलेंस 3 फेज पावर सिस्टम का यही बेनिफिट होता है कि हम जो एनालिसिस करते हैं वो पर फेज के बेसिस पे कर सकते हैं। तो पर फेज के बेसिस में क्या मतलब है कि हम एक का अगर आपने निकाल लिया, एक फेज का अगर आपने एनालिसिस कर लिया, तो उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अदर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड सेम होगा और फेज का डिस्प्लेसमेंट आप कितना कर देंगे उसमें, 120 डिग्री का। तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा बेनिफिट होता है बैलेंस 3 फेज पावर सिस्टम का। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी पे, तो आपको, अच्छा एक पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देते हैं, फिर आपको उसको करना है। अब इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखिए एनालिसिस ऑफ बैलेंस 3 फेज सर्किट is always done on per phase basis। ठीक है, यानी कि जो 3 फेज बैलेंस सर्किट होगा उसका हम पर फेज बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करने में दिक्कत होगी, अगर आपको यही पता नहीं होगा कि हमारा सिस्टम बैलेंस है या अनबैलेंस है। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए ऐसे, तो एक फेज है ये, और एक फेज हमारा ये है, और एक फेज हमारा ये है। ठीक है, इसको साथ साथ में बनाते चलिए। तो एक स्टार कनेक्टेड हमारा लोड है कोई, ये क्या है हमारा, कोई एक स्टार कनेक्टेड लोड है, और ये मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं 1 - J1 ओम, 1 - 1 J ओम, और 1 - J1 ओम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक मान लिया ये कनेक्ट है हमारे इससे, एक 3 फेज सिस्टम से हमारा लोड कनेक्ट है, 3 फेज लोड, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इससे, और ये हमारा कनेक्ट है इससे। ठीक है, और इसका वोल्टेज है 10 एंगल 0, इसका वोल्टेज है 10 माइनस के 120 डिग्री, और इसका एंगल है 10 एंगल के 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको पर फेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो करंट हमारी IA है, IB है और IC है, मान लेते हैं IC, ये क्या हमारा A है और ये हमारा है, मान लेते हैं ये, अच्छा ये B मान लीजिए और ये C मान लीजिए। तो यहाँ से जो करंट होगी हमारी, ये वाली करंट, ये IC होगी और ये करंट IB होगी। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको क्या करना है, आपसे पूछा जाए कि IB, IA और IC क्या होगा, IA, IB
और IC, तो आप कैसे निकालोगे? तो आप सर्किट को अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। तो अगर आपको बैलेंस 3 फेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे तो इस केस में आप क्या करोगे, हम सबसे पहले तो देखें कि हमारा जो सिस्टम दिया गया है वो बैलेंस दिया गया है या नहीं दिया गया। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है सिस्टम, यानी कि सप्लाई जो है हमारी, या हम जो कह सकते हैं जो सिस्टम मशीन है वो हमारी क्या सप्लाई कर रही है, और ये हमारा लोड है, मान लेते हैं ये लोड है और ये हमारी सप्लाई है। तो यहाँ से देखिए सप्लाई जो हमारी है, 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम में हमारा बैलेंस है या नहीं है। तो इसके लिए चेक करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, देखिए इसमें इसमें मैग्नीट्यूड सेम है। फेज डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो फेज डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 है, फिर माइनस की 120 प्लस की 120, यानी कि हमारा सिस्टम कैसा है, ये जो हमारा इनपुट है, इनपुट साइड हमारा सिस्टम कैसा है, बैलेंस है कि नहीं। अब ये बैलेंस है तो अब यहाँ पे भी देखेंगे लोड हमारा बैलेंस है क्या। तो लोड के केस में देखिए हमारा लोड, ये भी हमारा बैलेंस है, देखिए सेम क्वांटिटी है कि नहीं, तो ये भी हमारा बैलेंस है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हम जो IA IB है किसी एक फेज का कैलकुलेट कर लेंगे और उसी के केस में हम IB और IC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे अगर पर फेज इसका बनाना चाहें तो मान लिया फेज A का बना लेते हैं। अगर ये फेज A का इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो आपका इस पर फेज का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, तो सप्लाई हमारी क्या होगी, यहाँ से हमने मान लिया क्या है हमारा 10 वोल्ट एंगल 0, और ये इम्पीडेंस हमारा कितना दिया गया है, ये 1 प्लस J1, ठीक है, ये हमारा दिया गया है। और यहाँ से ये इम्पीडेंस कितना है, तो ये हमने मान लिया कितना है हमारा, ये 1 माइनस 1 जे ओम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। तो ये हमारा पर फेज इक्विवेलेंट है, पर फेज इक्विवेलेंट। तो ये पर फेज इक्विवेलेंट है तो उस केस में हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए इसको यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरीके से पर फेज इक्विवेलेंट बन गया हमारा। ये क्या है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है, ये पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। यहाँ से आपको क्या निकालना, IA। तो IA कैसे निकालेंगे, IA आप सिंपली क्या करेंगे, IA आप क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है, IA इक्वल्स टू वोल्टेज 10 एंगल अपॉन इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा इसका, यानी कि यहाँ पे कुछ होगा Z, यहाँ पे कुछ Z है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये सॉल्व होके हमारा क्या आएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1J और प्लस 1 माइनस 1J, ये और ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 10/0/2, यानी कि 5 एंगल 0, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, फेज करंट IA निकाल लिया, कितना कितना निकल गया। अब IB हमारी कैसे निकल जाएगी, क्योंकि हमने देखा कि हमारा सिस्टम कैसा है, बैलेंस है। तो बैलेंस के केस में हम IB IC ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में अब क्या होगा, अब आपको अलग अलग इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाना है, सिर्फ एक का इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। उस केसेस में हम IB IC निकाल सकते हैं। तो IB अब कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंगल कितना होगा 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट, IC क्या होगा 5 और एंगल प्लस के 120 डिग्री। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए समझ में आ गया। तो ये हमारा बेसिक है। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आगे जो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं वो भी हम आसानी से कर लेते हैं, अगर इसका कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया है तो। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो ये हमारा बेसिक है। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चीज़ें और समझेंगे
और सिलेबस को और कवर कराएंगे स्टार्टिंग से। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है फॉल्ट एनालिसिस, उस फॉल्ट एनालिसिस को समझेंगे कि सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है और रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस 3 फेज सिस्टम होता है तो हमारा बहुत बेनिफिट्स होता है, तो इसका आपको अगर बैलेंस 3 फेज सिस्टम पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन कोई भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।